Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for Mdcat, and today I am going to discuss another very important and very interesting topic with you. That is subtopic 3.5, the proteins, amino acids and the structure of proteins. So आज के इस लेक्चर में हमने तीन चीजें कवर करनी है. So चलते हैं अपने सफर की तरफ. Let's move to the class board. जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द प्रोटीन्स और इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आप एफएससी में चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ चुके हैं द प्रोटीन्स. तो हमने इसमें प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इसको डिस्कस करना है. सो लेट अस स्टार्ट. सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स हैं इसमें से आई हैव रिटन ओवर हियर. सो मोस्ट अबंडेंट, आपने इस पे फोकस करना है. मोस्ट abundant organic compounds, that is they are the proteins to be found in cells. यहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है most abundant organic compound on in the cells. ठीक है, अगर तो हो in nature, ठीक है, अगर हो in nature तो हमने बात की थी वो है कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन सेल्स की बात की जाए so they are the proteins. किस तरह से? over 50%, 50% से भी ज्यादा जो हमारा बॉडी का जो ड्राई वेट होता है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. मीन्स कि इफ वी रिमूव द वाटर फ्रॉम आवर सेल्स और फ्रॉम आवर बॉडी, तो अब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंपेयर करें सो ओवर 50% दैट विल बी द प्रोटीन्स. आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में आपने स्टार्ट में देयर वाज अ टेबल, और इन द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर्स आल्सो देयर वाज अ टेबल in which we have compared the biomolecules percentage of bacterial cell and mammalian cell. और organic molecules में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज थी सेल के अंदर वो किस चीज की थी? Yeah, that was 18% in mammalian cell and 15% in the bacterial cell. That was the protein. बाकी कार्बोहाइड्रेट 3 and 4 और लिपिड्स 2 and 3 आपको याद होगा. ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सेल के अंदर मौजूद है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल लेवल, याद रखिएगा सेल्स, सो दैट इज प्रोटीन्स. क्लियर? सो अगर वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो 50% और ओवर 50% यही बनेगा. नाउ दे आर कंपोज्ड ऑफ, किन किन चीजों से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ये तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी थे. एडिशन क्या चीज है? देयर इज नाइट्रोजन. ये मेजर चीज है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो उसमें आपको ये चार चीजें देके और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. सो कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है. क्लियर? तो इस तरह से भी ये एमसीक्यूज आप पूछा जा सकता है. सम कंटेन, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस और सल्फर भी हैं, और बहुत कम ऐसे भी हैं, वेरी फ्यू, दे हैव गॉट आयरन, आयोडीन एंड मैग्नीशियम इन देम. क्लियर? अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करें सिंपल वे में, सो दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. द प्रोटीन्स दे आर पॉलीमर्स ऑफ, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट्स और सब यूनिट्स. अमीनो एसिड के बहुत सारे जब यूनिट्स और सब यूनिट्स मिलकर इकट्ठे होते हैं, केमिकली लिंक होते हैं, so the resulting structure will be called the proteins. They are the proteins. आइए स्टूडेंट थोड़ा सा इनके कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और फंक्शनल प्रोटीन्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलेजन, नाम सुनोगा आपने, कोलेजन फाइबर्स. सो कोलेजन it establishes the matrix of bones and cartilage. ठीक है, कार्टिलेज और बोन्स के अंदर ये मौजूद है. उसका जो असल में मैट्रिक्स है वो यही है, बोन्स और कार्टिलेज का. तो इसमें हार्ड फाइबर्स, ये हार्ड फाइबर्स होते हैं जो कि बनाते हैं उसका मैट्रिक्स, और इसके अंदर फिर वो मौजूद है बोन्स के अंदर ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है, और इस तरह से कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स. तो इससे ये सारे आपस में जो बेसिक ग्राउंड वर्क है, जो बेसिक मेश वर्क है, जो बेसिक मैट्रिक्स है बोन और कार्टिलेज का, that is made up of collagen. That is a structural protein. Next is elastin. Elastic से याद रखिएगा, elastic से. तो elastic कोई भी ऐसी चीज जो elongate हो सकती है और फिर अपनी शेप को वापस से रीगेन कर सकती हो, उसको हम कहते हैं elastic.
ठीक है। तो इलास्टिन, हमारे अंदर जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उनको उनके अंदर मौजूद है एक प्रोटीन जिसे कहते हैं इलास्टिन। सो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ऐसा टिश्यू जो कि कनेक्ट करे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को, कनेक्ट करे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को। कनेक्टिव टिश्यू को मैं याद होगा आपने 4 चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी? ब्लड, नंबर 2 बोन, नंबर 3 कार्टिलेज एंड नंबर 4 एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इसी तरह से ये और ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। नंबर 1 आर द टेंडन्स एंड नंबर 2 आर द लिगामेंट्स। याद होगा आपको, आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे इनको इन बायोलॉजी। मसल्स के अंदर, मसल्स के जो एंड होते हैं उनके एंड्स के ऊपर मौजूद हैं टफ फाइबरस बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिनको हम कहते हैं टेंडन्स। टेंडन्स दे कनेक्ट और दे ज्वाइन मसल विद बोन, क्लियर। और इसी तरह से लिगामेंट्स, लिगामेंट्स भी टफ, हार्ड और जो है वो रिजिड किस्म का जो कनेक्टिव टिश्यू है और ये मौजूद होता है एट ज्वाइंट, यूजुअली एट द ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट को सपोर्ट करता है और ज्वाइंट फॉर्मेशन में जो बोन्स होती हैं ये उनको डिसलोकेट होने से बचाता है। ठीक है, और हमने ये भी बात की थी कि जो टेंडन्स हैं, अब थोड़ा सा मसल हम खींच सकते हैं, स्ट्रेच तो कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो टेंडन्स होते हैं दे आर नॉन इलास्टिक, जबकि लिगामेंट्स दे आर स्लाइटली इलास्टिक। ठीक है, तो इनके अंदर जो अमाउंट होती है, जो नंबर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स होता है वो वेरी करता है। क्लियर? नाउ केराटिन, केराटिन नाम सुना होगा, केराटिन इट्स अ प्रोटीन जो कि हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, हमारे स्किन, ठीक है, ये सारे जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर मौजूद है। सो इट स्ट्रेंथन्स, केराटिन ये प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि स्ट्रेंथन करती है प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को। ये एमसीक्यू इसके लिए मार्क करना है। इट स्ट्रेंथन्स प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, जो हमारी प्रोटेक्टिव, जैसे स्किन हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। क्लियर? सो सच एज नेल्स, हमारे नाखून, हेयर्स, हमारे बाल, जिस्म के ऊपर जिस सर के बाल हैं या जिस्म के ऊपर जो बाल हैं, क्विल्स, क्विल्स कहा जाता है जो पंख के अंदर, जो परों के अंदर जो एक वो हार्ड सा जो स्ट्रक्चर होता है, लाइक जस्ट लाइक दिस, लुक एट दिस, एक ऐसे दरमियान में मिड रिब टाइप चीज होती है, हार्ड सा इस तरह से, और फिर इसके गिर्द वो सॉफ्ट सॉफ्ट से जो फाइबर्स होते हैं वो निकलते हैं। तो उससे क्या बनता है? एक पंख। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज क्विल, जो हार्ड सा है। पुराने वक्तों में इससे लिखाई का काम भी किया जाता था। ठीक है, इससे लिखा जाता था स्याही के जरिए, इसके डिप करके। ठीक है, दैट इज अ क्विल। तो ये उनसे क्विल है, ये दरमियान में जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की नजर आ रही है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंड फेदर्स, ये पूरा क्या? दैट्स अ फेदर, सो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। हॉर्न्स, जो एनिमल्स के जो सींग हुआ करते हैं, ठीक है, द हॉर्न्स, वो भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, दैट इज केराटिन। एंड बीक्स, जो चोंच होती है, ये देखिए सारे प्रोटेक्टिव हैं और हार्ड जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं, ये प्रोटेक्टिव कवर्स हैं विच आर मेड अप ऑफ केराटिन। तो कौन कौन सी चीजें इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग में? नेल्स, स्किन, हेयर्स, क्विल्स, फेदर्स, हॉर्न्स एंड बीक। याद रखिएगा। हिस्टोन, you are very much familiar to this protein, histone. So histone arranges DNA into chromosome. अब जो हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम किससे बनता है? By the condensation of chromatin. क्रोमैटिन क्या है? It is a thread-like structure which is found in a non-dividing cell. एक non-dividing cell के अंदर हमें क्रोमोसोम नजर नहीं आता आमतौर पर, बल्कि क्या नजर आता है? Thread-like structures which are called as chromatin. अब क्रोमैटिन जो है वो बना होता है 2 चीजों से। क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। क्रोमैटिन is made up of 2 things. Number 1 is DNA and number 2 is protein. अब जो इसमें जो प्रोटीन है वो बेसिकली हिस्टोन है। ठीक है, आपको याद होगा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कि 8 प्रोटीन
मॉलिक्यूल्स और उसके गिर्द रैप्ड डीएनए, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, या इसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, आपको याद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डीएनए जो ऐसे धागे की तरह का है, ये ऐसे ही एक जगह पे यानी कि इंटरमिंगल्ड नहीं पड़ा हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको तरतीब से रखा हुआ है। इट इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, सो इट अरेंजेस द डीएनए इनटू क्रोमोसोम। इसके बगैर क्रोमोसोम नहीं बनेगा, डीएनए क्या वो आपस में इंटरमिंगल होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज हाउ अल्लाह हैज मेड दिस डीएनए अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम बाय द हेल्प ऑफ दिस हिस्टोन। और हिस्टोन चूंकि प्रोटीन है, याद रखिएगा, आगे चलकर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, फिर भी समटाइम्स माइंड में बात नहीं रहती, लेकिन आपसे शेयर करता चलूं कि हिस्टोन चूंकि प्रोटीन है तो ये किससे बनी हुई है? अमाइनो एसिड्स से। किससे बनी हुई है? अमाइनो एसिड्स से। अब अमाइनो एसिड्स दो कैटेगरीज के मौजूद हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर इसमें इसकी जो कंपोजिशन है, दैट इज मोस्ट ऑफ देम इट हैज गॉट द पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स लाइक आर्जिनिन एंड लाइसिन, जिसकी वजह से नेट चार्ज इसके ऊपर क्या आ रहा है? प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव। अब जो डीएनए के अंदर मौजूद है फॉस्फेट्स, याद है आपको फॉस्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो यहां पर जो हिस्टोन प्रोटीन है, इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट फॉर द डीएनए। अब ऐसे नहीं खाली लपेटा हुआ, बल्कि उसको प्रॉपर अपनी जगह पे फिक्स किया हुआ है। तो डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सो इट एक्ट्स अ मैग्नेट और वो एक जगह पे फिक्स हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट मेक्स द क्रोमैटिन, जो कि कंडेंस होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। क्लियर? अब आते हैं कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स की तरफ, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। यू आर वेरी मच फेमिलियर टू देम, सो डोंट वरी। एंजाइम्स, चैप्टर नंबर 3 डिटेल से पढ़ा आपने। एंजाइम्स, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और इनका काम क्या होता है? दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म। ये क्या करती है? दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड मेक देम फास्टर, मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर एज कंपेयर टू द नॉन एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन। और ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, दे आर कंट्रोल्ड बाय दिस एंजाइम्स। चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, चाहे वो हाइड्रोलिसिस है, चाहे वो कंडेंसेशन है, एनीथिंग, so it is controlled by the enzymes. So they are called as the metabolic proteins. इनको metabolic proteins भी कह सकते हैं। Next are the hormones. आपको याद होगा सेकेंड ईयर के अंदर आपने चैप्टर नंबर 17 उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन में अपने हार्मोन्स का एक टॉपिक पढ़ा था। हार्मोन्स एक ऐसे कंपाउंड्स हैं, they have a complex structures and they regulate various physiological functions। और उसमें आपने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी, 4 टाइप्स पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। याद होगा आपको, हार्मोन्स की 4 टाइप्स पढ़ी थी आपने, द प्रोटीन्स, एमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड नंबर 4 वाज द स्टेरॉइड्स। तो 3 जो कैटेगरीज हैं वो किससे बिलोंग कर रही हैं? तो प्रोटीन्स, एमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड द पॉलीपेप्टाइड्स। याद है? तो डियर स्टूडेंट्स, वहां पर ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन। दे रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा रहा है इनसे, हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। इस तरह से ग्लूकोज लेवल, लाइक हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन में इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जब हमने हार्मोन्स को क्लासिफाई किया था तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी थी प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर जो एग्जांपल्स लिखी वो 2 याद है आपको, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करती है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। ग्लूकागॉन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो उसको ज्यादा करता है, ठीक है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। क्लियर? सो इसी तरह से डाइजेशन में बहुत सारे जो हमारे पास हार्मोन्स हैं वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेशन में, लाइक द गैस्ट्रिन एंड द सेक्रेटिन, ठीक है। सो दिस इज हाउ, सो दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शनल प्रोटीन्स। आइए अब चलते हैं हमारी बहुत ही अच्छी प्रोटीन्स की तरफ, जिन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज, और इनको कहते हैं आईजीज, या इनको अगर प्रॉपरली प्रोनाउंस किया जाए इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 14, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट ईयर बुक, दैट इज इम्यूनिटी। उसके अंदर आपने एंटीबॉडीज पढ़े, उसी के अंदर आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। इम्यूनो फ्रॉम इम्यून सिस्टम, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिफेंस प्रोटीन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिफेंस, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है।
हमें हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक द वायरसेस और द बैक्टीरिया और द माइक्रोस्कोपिक फंजाई जैसे ही एंटर होते हैं, दे हैव गॉट सम सरफेस प्रोटीन्स, उनको हम कहते हैं एंटीजेंस। तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर मौजूद द बी लिम्फोसाइट्स वो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके खिलाफ क्या सिंथेसाइज करते हैं, पर्टिकुलर प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज या उनको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये हमें वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज दे रिच टू द टारगेट और द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहां पर वो वायरस या बैक्टीरिया ने एंट्री मारी है वहां पर पकड़ेंगे और उसकी मारदार और कुटाई करेंगे, ठीक है। सो दे विल किल देम एंड प्रेजेंट अल्टीमेटली प्रेजेंटिंग देम टू द मैक्रोफेजेस, क्लियर। सो इस तरह से फैगोसाइटोसिस के जरिए उनको क्लियर अप कर दिया जाएगा फ्रॉम द बॉडी और हमारी बॉडी हमें जो है उसको प्रोटेक्शन हासिल होती है, डिफेंस प्रोवाइड किया जाता है। सो प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। तो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कौन करता है, हमारे बी लिम्फोसाइट्स। एक छोटा सा ओवरव्यू देता चलो, याद है आपको, ब्लड के दो कंपोनेंट्स, द प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स 45%, प्लाज्मा 55%, फिर ब्लड सेल 45% में 3 कैटेगरीज, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आगे दो तरह के, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट्स देयर आर 3 टाइप्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और आगे से जो एग्रेनुलोसाइट्स हैं वो 2 तरह के, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं देयर आर 2 टाइप्स, the B lymphocytes and the T lymphocytes. Clear? So the T lymphocytes they produce antibodies. So these are our functional proteins. Hemoglobin, very much famous and very much familiar protein. It transports oxygen mainly. ये याद रखना आपने, mainly किसको transport कर रही है? The oxygen. Hemoglobin, iron containing protein इसको हम कहते हैं, that is iron containing protein. और जैसे कि हमने बात किया, some of them they have also iron, so hemoglobin is an example of this iron containing protein. तो आयरन ये मेनली ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन टू आवर टिश्यूज, टू आवर सेल्स और अप टू सम एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस रास्ते से जाती है, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके अबाउट 20% कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन उसके साथ मिलकर के ये हमारे लंग्स तक पहुंचाई जाती है, जहां से एक्सहेल कर दी जाती है। सो अप टू सम एक्सटेंट मेनली किसको ट्रांसपोर्ट कर रही है? ऑक्सीजन को। टू सम एक्सटेंट द कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? आइए, फाइब्रिनोजेन। आपको याद है डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के जो हमारा ब्लड है, इट हैज गॉट 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स, 12। और उन 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से एक है फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन जो है ये एक्टिवेट होता है, ये बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिवेट होकर बनाता है फाइब्रिन। इट इज कन्वर्टेड टू फाइब्रिन फाइबर्स। और फाइब्रिन फाइबर्स ये ऐसा कब होगा? जब भी हमारे कोई कट लगेगा, कोई इंजरी होगी, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, तो वहां पर फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू फाइब्रिन फाइबर्स और फिर वहां पर करवाई जाएगी ब्लड क्लॉटिंग। तो देखते ही देखे विद इन अ सेकेंड और विद इन अ मिनट्स आपकी जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। ऑफ एल्ब्यूमिन, ओ फ्रॉम एग, एल्ब्यूमिन, एग व्हाइट का नाम सुना ही होगा आपने, अंडे की सफेदी। सो दैट इज बेसिकली एल्ब्यूमिन, उसको हम ऑफ एल्ब्यूमिन कहते हैं। और केसीन, यस, इट्स इनएक्टिव फॉर्म इज केसिनोजेन। सो दैट इज कॉल्ड मिल्क बेस्ड प्रोटीन या मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं, दूध के अंदर मौजूद होती है। ये दोनों ही इनका फंक्शन क्या है? दे स्टोर अमीनो एसिड्स और हमारे बॉडी में जब ये जाते हैं सो दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। क्लियर? सो ऑफ एल्ब्यूमिन एंड केसिन, सो दिस इज प्रेजेंट इन द एग एंड केसिन इज प्रेजेंट इन द मिल्क। देन ट्यूबुलिन, बहुत ही फेमस, चैप्टर नंबर 4 सेंट्रियोल्स, वहां पर पढ़ा था आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स of the centrioles made up of tubulin. So tubulin, they are involved in the formation of mitotic apparatus. Mitotic apparatus बनेगा, उसमें 3 तरह के काइनेटोकोर फाइबर, उसमें जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। 3 सेट बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और काइनेटोकोर, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? माइटोटिक apparatus। और अगर ये ना बने तो फिर क्या होगा? There will be no equal cell division. Or no cell division further proceeded. So they are required for the movement of chromosomes especially during the anaphase of the cell division.
So there is a list of some functional proteins. So let us come to the basic structure and function unit of these proteins. So proteins किससे मिलकर के बनते हैं? The amino acids. So that is the structural and functional unit of proteins. Clear? अब जो cells हैं उनके अंदर there are about 170 different amino acids are there in our cells. हमारे cells के अंदर, हमारी बॉडी के जो cells होते हैं उसमें 170 मुख्तलिफ किस्म के इकसाम के एमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन इन 170 में से आउट ऑफ दिस 170 25 out of 170 are constituent of proteins. यानी इन 170 में से 25 ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स बनवाते हैं, और इन 25 में से भी among these 25, 20 out of 25 are frequently involved in formation of proteins. तो ज्यादातर जो प्रोटीन्स होती हैं वो इन 25 में से 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बनती हैं. क्लियर? और फिर हम इन 20 को भी कैटेगराइज करते हैं इनटू एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, essential and non-essential amino acids. तो essential कौन से हैं? जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती. इन 20 में से 10 जो हैं 10 amino acids which are essential to be taken in the diet. हमें खुराक में लेना जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर रही. ये इसेंशियलिटी और नॉन इसेंशियलिटी इस तरह नहीं कि ये अहमियत के हवाले से, दैट इज बेस्ड अपॉन देयर डाइट. ठीक है, कि डाइट में लेना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि डाइट में हम वो लेंगे, जरूरी वो होंगे जो हमारी बॉडी नहीं बना रही. जो हमारी बॉडी बना रही है वो डाइट में लेना जरूरी नहीं है, उनको कहते हैं नॉन इसेंशियल. और इन 20 में से जो 10 हैं अमाइनो एसिड्स, दे आर सिंथेसाइज्ड by our body, so not to be essential, not essential to be taken in the diet. Clear? अब आइए चला जनरल फार्मूले की तरफ. The general formula of amino acids. So this is amino group, this is carbon, hydrogen and carboxyl group, and over here is the alkyl radical or R group. ठीक है, तो amino group, alkyl radical and carboxyl group, ये इतने important जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. सो दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. क्लियर? सो दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप and this is amino group and this is
alkyl group or alkyl radical, and this is hydrogen atom. अब इसमें इसका जनरल फॉर्मूला के अंदर याद रखिएगा, तीन चीजें फिक्स होती हैं और कांस्टेंट होती हैं, एक चीज वेरिएबल है। फिक्स क्या क्या चीजें इसमें? अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। सो दीज आर कांस्टेंट, ये नहीं चेंज होंगे, ठीक है। जबकि अल्काइल ग्रुप दैट इज वेरिएबल, और इसी के बिहाफ के ऊपर वो 20 डिफरेंट काइंड के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बनते हैं। क्लियर? सो दैट इज द जनरल फॉर्मूला। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं। सो दिस इज an amino acid having amino group. स्टूडेंट्स, मैं पहले आपसे जिक्र कर चुका हूं कि अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं। बिकॉज एक तो इनके अंदर अमाइनो ग्रुप इंपॉर्टेंट है और दूसरा इनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको हम एसिडिक ग्रुप भी कहते हैं। सो अमाइनो एंड एसिडिक ग्रुप, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स। सो दिस इज अमाइनो ग्रुप, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर था अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप। आर ग्रुप की जगह सिंपल हाइड्रोजन आ जाए, सिंपल हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन। दिस इज ओनली द एक्सेप्शन। सो दिस वेरी सिंपल अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन। दिस इज ग्लाइसिन। और let's have another amino acid, कार्बोक्सिल ग्रुप। और यहां पर अगर हो सिंपल R group, that is methyl group, CH3. So this becomes the formula of alanine. तो ये दो अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब ये दो अमाइनो एसिड्स जब भी आमने सामने होते हैं तो एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका OH, याद रखना इसको, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का H, ये आपस में रिएक्ट करेंगे एंड वाटर इज लिबरेटेड, यहां से वाटर रिमूव होगा और साथ में क्या होगा कि दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन दे विल गेट लिंक्ड। सो हाउ दे विल गेट लिंक्ड? हियर वी गो, द फाइनल प्रोडक्ट। So this is the bond, किंतु वाटर रिमूव हुआ तो यहां पर ये दरमियान में क्या आ गया? बॉन्ड। दिस इज बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन, सो दे गेट लिंक्ड। तो ये जो बॉन्ड बना है दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, और ये रिजल्टिंग जो कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिल एलानीन। और ग्लाइसिल एलानीन चूंकि दो अमाइनो एसिड से मिलकर बना है तो इट इज कॉल्ड अ डाई पेप्टाइड। और याद रखना है, एक डाई पेप्टाइड के अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड है, डाई पेप्टाइड के अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड है, और ट्राई पेप्टाइड के अंदर दो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, टेट्रा पेप्टाइड के अंदर तीन अमाइनो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, ठीक है। और इसी तरह से ऑन एंड ऑन। तो याद रखना है कि कम से कम जो एक रिजल्टिंग कंपाउंड दो अमाइनो एसिड से बनेगा उसे डाइपेप्टाइड कहेंगे और उसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। क्लियर?
अब जो एक डाइपेप्टाइड बनी है, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। ये वाला कहलाता है एन टर्मिनल, जहां पर ये अमाइनो ग्रुप है, दिस इज अमाइनो टर्मिनल। और जिस साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसे कहते हैं सी टर्मिनल। क्लियर? अब सी टर्मिनल के ऊपर याद रखना, ये बहुत अहम बात बताना चाह रहा हूं। सी टर्मिनल के ऊपर आकर के अनदर अमाइनो एसिड कैन इंटरैक्ट, यहां पर इंटरैक्ट करेगी उसी तरीके से जैसे ये आपस में इंटरैक्ट हुए थे। तो जब यहां पर एक और ऐड हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी? ट्राइपेप्टाइड। और अब उनके दरमियान में टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना हो जाएगा? 2। याद रखना है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। और ये बात याद रखनी है कि अब जो तीसरा अमाइनो एसिड ऐड होगा वो कहां पर होगा? एट द सी टर्मिनल। क्लियर? अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो डियर स्टूडेंट, आपको याद है कितने स्ट्रक्चर हैं? स्ट्रक्चर प्रोटीन को एक और भी नाम दिया था, याद होगा आपको, दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर? इसी को लेवल्स, यानी कि प्रोटीन्स किस तरतीब से बनती हैं। ठीक है? सो देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स which we have discussed. The first one is primary structure. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे पहले किसी भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, किसी भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स and the sequence, particular sequence of amino acids. तो ये 2 चीजें तरतीब दी जाएंगी प्राइमरी स्ट्रक्चर में, और सबसे अहम स्ट्रक्चर ये है। ठीक है? इतना अहम है कि अगर यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ हुई तो पूरी की पूरी प्रोटीन खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी प्रोटीन खराब हो सकती है। और यहां पर जो हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, एफ सेंगर, the scientist, worked for 10 years on insulin, that is a hormone, a protein, जैसे मैंने भी इससे पहले भी जिक्र किया आपसे। ठीक है? सो इट्स अ प्रोटीन हार्मोन और इंसुलिन, और इससे पता चला कि इट हैज गॉट 2 chains. One chain has got 21 amino acids. Second chain has got 30 amino acids. So total makeup of 51 amino acids. क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपने। और इसके अलावा हमने यहां पर हीमोग्लोबिन की इंफॉर्मेशन भी देखी थी। हीमोग्लोबिन, द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, इट इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ 4 polypeptide chains, 2 alpha and 2 beta chains. Each alpha chain has 141 amino acids, 141 amino acids, and each beta chain has got 146 amino acids. 146 amino acids. So total makeup of 574 amino acids.
सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, नॉट अ सिंपल प्रोटीन। वहां पर तो सिर्फ 51 है, यहां पर 574 अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। अब जिस प्राइमरी स्ट्रक्चर इतना अहम है, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए हमें यह बात बताई गई थी कि बीटा चेन में एट पोजीशन नंबर 6, छठी पोजीशन पे देयर इज ग्लूटामिक एसिड। ये कहां पर मौजूद है? एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर। अच्छा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, ये भी देख ले, HbA, सो दैट इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन, HB द शॉर्ट फॉर्म। लेकिन यहां पर पोजीशन नंबर 6 पे समटाइम्स देयर इज अ जेनेटिक डिफेक्ट एट दिस पोजीशन, द ग्लूटामिक एसिड इट इज replaced by valine, ये भी अमाइनो एसिड है, ठीक है। सो इट इज ड्यू टू इट्स अ जेनेटिक डिफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन एट द इन द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, पोजीशन नंबर 6, वहां पर ग्लूटामिक एसिड की जगह आप क्या लगेगा? वेलिन। और अब जो उससे हीमोग्लोबिन बनेगी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज सिकल हीमोग्लोबिन, HbS, सो दैट इज कॉल्ड सिकल हीमोग्लोबिन। क्लियर? सिकल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होती है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की होती है और उसकी वजह से आरबीसीज जो होते हैं दैट आर लाइक दिस, लेकिन जो सिकल शेप है उसमें इस तरह से होंगे, like this, like a half moon, ठीक है, the crescent shaped or sickle shaped, so they will be unable to carry the oxygen or carbon dioxide. Clear? Or there are 10,000 different proteins in humans, और याद रखिएगा a protein may have 3,000 or plus amino acids। इतनी बड़ी प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, जैसे कि यहां पर इंसुलिन तो सिर्फ 51 है, हीमोग्लोबिन के पास 574 है, तो ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जिनमें 3000 और समटाइम्स 3000 प्लस भी अमीनो एसिड्स हो सके। इतनी बड़ी प्रोटीन्स है और 10,000 मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में, जो कि इन्हीं 20 अमीनो एसिड के स्पेसिफिक सीक्वेंस से बनती हैं। और जब भी एक से ज्यादा चेन होगी, सो यहां पर जो बॉन्ड है वो सबसे अहम चीज याद रखनी है। बॉन्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड कौन सा होगा? द बॉन्ड इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये चीज जहन में रखनी है, अंडरस्टूड सी बात है, जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो उनमें तो पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा, लेकिन जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो या फिर ऐसे अमीनो एसिड जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, जैसे कि लाइक सिस्टीन, उनके अंदर वो जब आमने सामने आते हैं तो उनके दरमियान क्या वो डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाता है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ज्यादा ये बन सकता है। अब आगे जरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको हम क्वाइल स्ट्रक्चर भी कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज लीनियर, या फिर इसको हम कहते हैं प्लेन स्ट्रक्चर, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इट इज क्वाइल्ड, यूजुअली
क्वार्टर स्ट्रेट। अब वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, इसमें अमीनो एसिड की तरतीब बनी है सीक्वेंस और नंबर से, वही क्या करेगी, इट विल बी फोल्डेड एंड फॉर्म टू स्ट्रक्चर्स, अल्फा हेलिक्स एंड नंबर 2 इज बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स में याद रखना है, ईच टर्न, इसकी एक टर्न के अंदर हैज 3.6 अमाइनो एसिड्स। और बीटा प्लेटेड शीट्स, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन याद रखना कि अल्फा हेलिक्स दैट इज द मोस्ट कॉमन secondary structure. Clear? And it is यहां पर जो बॉन्ड है, सबसे अहम चीज बॉन्ड। सो द बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? अब आ जाए जरा नेक्स्ट, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, इसमें द पॉलीपेप्टाइड चेन जो सेकेंडरी बनी थी, पॉलीपेप्टाइड चेन folds upon itself to form a globular structure. क्या बनाती है? Globular structure, globular structure. और जो most stable tertiary structure कौन सा होगा जी डियर स्टूडेंट? हम पढ़ चुके हैं पहले भी, in which hydrophobic amino acids buried inside, याद रखना है buried inside, कौन से? हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक outside the protein. Clear? और इसमें बॉन्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है? द बॉन्ड इज, यहां पर 3 बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर 2 आयोनिक बॉन्ड, एंड नंबर 3 इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर? और फाइनली द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में यहां पर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स held by hydrophobic interactions, एक नया बॉन्ड आता है यहां पर, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, प्लस यहां पर एक और वो पहले वाले बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस आयोनिक बॉन्ड। इज दैट क्लियर? और यहां पर जो एग्जांपल्स भी याद रखनी है आपने, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये 2 एग्जांपल्स में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट इसके एग्जांपल में कोट कीजिएगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर 1 पॉलीपेप्टाइड of hemoglobin
ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में, और यहां पर 4 पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड्स ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। टर्शियरी में 1 हीमोग्लोबिन polypeptide. Clear? So that is about the structure of the proteins. जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जहां तक बात है क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफाई करना प्रोटीन्स को इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो क्लासिफिकेशन दी गई है दैट इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर 2 तरह की प्रोटीन्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्लियर? अब इनके हम कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके कंपेयर करेंगे हम इन दोनों प्रोटीन्स को, फाइब्रस को भी और ग्लोबुलर को भी। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एज पर द Mdcat। सो अगर बात करें शेप के हवाले से, तो फाइब्रस फाइबर से है, धागा नुमा फाइब्रिल्स की तरह की, सो दे आर इन द फाइब्रिल फॉर्म्स। जबकि ग्लोबुलर, ग्लोब का मतलब गोल और स्फेरिकल, सो दे आर स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल, ग्लोब शेप्ड। जहां तक बात स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की है, यानी कि इनमें कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेटली ये कौन सा स्ट्रक्चर अटेन करते हैं, सो द फाइब्रस प्रोटीन्स दे अटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात करें इनके अंदर सॉल्युबिलिटी इन द एक्वस मीडिया, सो द फाइब्रस प्रोटीन्स दे आर insoluble while the globular proteins they are soluble in the aqueous media. If we talk about their crystal nature, the fibrous proteins they are non-crystalline in nature, while the globular proteins they are crystalline in nature, or they can be crystallized under specific conditions. Now the elasticity को देखें तो फाइब्रस प्रोटीन्स दे आर अ लिटिल बिट इलास्टिक, लाइक दिस माय स्किन, इट इज इलास्टिक, व्हाइल द ग्लोबुलर प्रोटीन्स दे आर नॉन इलास्टिक। अगर इनके रोल की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन्स दे प्ले स्ट्रक्चरल रोल और ग्लोबुलर प्रोटीन्स दे प्ले द फंक्शनल रोल। और इसी तरह से अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन्स दे आर मोर स्टेबल एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन्स दे आर unstable or comparatively less stable than the fibrous proteins. और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फाइब्रस प्रोटीन में, जैसे जो मकड़ी का जाला होता है, द स्पाइडर वेब, वो भी एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन की। और द सिल्क फाइबर्स, जो रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म वो बनाता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। एंड मायोसिन, मसल्स के अंदर द थिक फिलामेंट, वहाँ उसके अंदर मौजूद होते हैं मायोसिन मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑल्सो फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रिन, द फाइब्रिन फाइबर्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फाइब्रिनोजेन, दैट इज ऑल्सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, that are they are also example of fibrous protein. And keratin, हमने पढ़ा था keratin, it is a structural protein, हमारे nails और hairs और quills और feathers इनके अंदर मौजूद होती है। और जहां तक बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, सो एंजाइम्स याद होगा, और द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, हमने स्टार्ट यहीं से किया था। हार्मोन्स की एग्जांपल आपको मैंने कही थी, जो पेप्टाइड्स हैं, जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जो एमिनो एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हैं, या फिर जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एंड एंटीबॉडीज, द डिफेंस प्रोटीन्स, दे आर ऑल्सो द फंक्शनल प्रोटीन्स एंड दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंड हीमोग्लोबिन, जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज ऑल्सो अ ग्लोबुलर प्रोटीन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि जितना कुछ हमने समझा, क्या आप वो याद भी रख पाए कि नहीं, और अगर आप याद रख पाए और अगर आप समझ पाए, सो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस का आंसर यूं चुटकियों में देंगे। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप ऐसा ही करेंगे। सो लेट अस ट्राई। सो फर्स्ट MCQ इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज नॉट मेंटेन्ड बाय, गौर करना है, इज नॉट मेंटेन्ड बाय, इनमें से कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में नहीं है? डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और द एस्टर बॉन्ड। जी जी स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है फिर? तो याद रखिएगा, इट इज एस्टर बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड हमने कोई भी टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं पढ़ा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अनदर MCQ, द पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स आर एग्रीगेटेड इन,
बहुत आसान सा कॉमन सेंस की बात है। बात किसकी हो रही है? पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन। टर्शरी चेन्स एग्रीगेट होती हैं किसके अंदर? आइदर इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर और बोथ ऑफ देम और इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जी डियर स्टूडेंट्स, किसमें होंगी? यस, यू आर राइट। तो ये टर्शरी चेन्स एग्रीगेट होकर के बनाती हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर? और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में याद रखिएगा कौन सा एक नया बॉन्ड इन्वॉल्व होता है? दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। नाउ द सिकल सेल इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन डैश चेन एट पोजीशन डैश। अल्फा चेन पोजीशन नंबर 6, बीटा चेन पोजीशन नंबर 6 और बीटा चेन पोजीशन नंबर 2 और अल्फा चेन पोजीशन नंबर 5. G the dear students. Yes, you are right. So it is beta chain position number 6. Clear? Beta and 6. Now coming towards another MCQ. Keratin is a protein of. Keratin कहां पर थी? पहली बात, ये कौन सी कैटेगरी में आ रही है? स्ट्रक्चरल या फंक्शनल? So it is a structural protein. So is it present in milk? क्या ये मिल्क के अंदर मौजूद है? नो। क्या ये ब्लड के अंदर मौजूद है? नो। क्या ये मसल्स के अंदर मौजूद है केराटिन? नो। सो द ओनली ऑप्शन इज नेल्स। और मुझे बताएं कि नेल्स के अलावा कहां कहां पर केराटिन थी? इन द स्किन, इन द हेयर्स, इन द क्विल्स, इन द फेदर्स, इन द बीक्स एंड इन द हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स। नाउ द हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स मेनली, तो वर्ड यहां पे याद रखना है मेनली। मैंने फोकस करवाया था जब ये पढ़ा रहा था तब भी कि हीमोग्लोबिन मेनली किस चीज को ट्रांसपोर्ट करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और ऑल ऑफ द अबव, सब कोई। सो बात हो रही है मेनली की। सो मेनली द ऑक्सीजन, दैट इज द आंसर। नाउ द थर्ड इम्यूनो एसिड can be added in a dipeptide at dash terminal. तो कहां पर, किस टर्मिनल पे? तो पहले तो बात ये बताएं कि डाइपेप्टाइड के कितने टर्मिनल थे? 3 या 4? यस, यू आर क्वाइट स्मार्ट। सिर्फ 2 ही थे। कौन कौन सा? C टर्मिनल ऑन द कार्बोक्सिल साइड एंड N टर्मिनल ऑन द अमाइनो साइड। तो तीसरा अमाइनो एसिड जब ऐड होगा तो वो किस टर्मिनल पे ऐड होगा? एट C टर्मिनल, एट N टर्मिनल, एट डी टर्मिनल और एट एफ टर्मिनल। तो मेरा ख्याल है डी और एफ तो हमने पढ़ा ही नहीं है, सो ऑब्सोलीट। बाकी क्या बच गया? सी एंड एन। तो कार्बोक्सिल ग्रुप वाले साइड पे क्या अमाइनो ग्रुप वाले साइड पे? सो द आंसर इज एट द सी टर्मिनल। तीसरा अमाइनो एसिड कहां पर ऐड हो सकता है? सी टर्मिनल में। और उसी अगेन देयर विल बी द एलैबोरेशन ऑफ द वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? नाउ the most abundant organic compound in cells is, सेल के अंदर मोस्ट abundant कौन सा कंपाउंड होगा? क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या वो प्रोटीन्स हैं, क्या वो लिपिड्स हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड्स? जी डियर स्टूडेंट्स, यस यू आर राइट, द प्रोटीन्स। दे मेक ओवर 50% ऑफ dry mass. क्लियर? ये भी याद रखना है। नाउ द नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी आर, एक इंसान के अंदर कितनी प्रोटीन्स मौजूद हैं? 1000, 5000 या फिर 8000 या फिर 10,000? सो द आंसर इज 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ द सेम 20 अमाइनो एसिड्स। क्लियर? उनके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से और इनके एक पर्टिकुलर नंबर की मदद से ये 10,000 मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। नाउ Which one of the following is found in milk? दूध में इनमें से कौन सी चीज पाई जाती है? Ovalbumin? No, it is present in egg white. Fibrinogen, it's a clotting protein. Globulin, ये प्लाज्मा प्रोटीन। Casein, yes, casein, जिसको हमने कहा था milk based protein. It is called milk based protein. नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ टेट्रापेप्टाइड। टेट्रा का मतलब 4 होता है वैसे, तो क्या होना चाहिए? तो टेट्रा का मतलब 4। तो एक टेट्रापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं? 2, 3, 4, 5। तो टेट्रा पे गौर कीजिए, टेट्रा। तो जिन स्टूडेंट से मेरी बात गौर से सुनी थी उनको याद होगा
कम से कम एक बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बनता है 2 अमीनो एसिड्स में एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राइपेप्टाइड के अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स, टेट्रापेप्टाइड के अंदर 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्लियर? सो इस तरह आपने याद रखना है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन्स के हवाले से बेसिक इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्लासिफिकेशन की प्रोटीन्स की, फिर उसके बाद हमने उनको इन अमीनो एसिड्स के एतबार से देखा, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देन how many amino acids they are involved in the formation of proteins and join a formula of amino acids and a peptide bond. Then we we have gone through the structure of proteins, कौन कौन से bonds हैं हर structure के अंदर, उनको डिटेल से डिस्कस किया। Then finally the classification of proteins and the MCQs. सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। और अगर कोई आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो, एनी क्वेश्चन हो, यू कैन ड्रॉप द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड दैट विल बी आंसर्ड वेरी सून। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।